हाँ तो बच्चों आ गए हैं आज हम लोग अपने एक नए लेक्चर में बहुत सारे एनर्जी के साथ। व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, जो सिविक्स का पहला चैप्टर अब कल क्लास 9th का है, वही लेकर हम आए थे। फर्स्ट वाला जो लेक्चर था बहुत मजेदार था। ठीक है, उसमें हम लोग बहुत नमूनों को देखे कैसे कैसे वो लोग अपने कंट्री को चलाते हैं या फिर कैसे कैसे क्या काम करते हैं। फिर हम लोग देखे कि डेमोक्रेटिक सेट ऑफ गवर्नमेंट में क्या चार नेसेसरी कंडीशन होना चाहिए ताकि क्या है इसको हम डेमोक्रेसी या फिर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री बोलेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया था। अब हम आएंगे वाई, अपना जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे फर्स्ट वाला था व्हाट इज डेमोक्रेसी, हम लोग डेमोक्रेसी समझे कि डेमोक्रेसी होता क्या है। अब अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो कंसंट्रेट करेगा वाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है। उसके बाद देखो, उसके बाद उसका कुछ डिमेरिट हम लोग पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी का कुछ डिमेरिट है, बहुत सारा मेरिट पढ़ेंगे, क्यों नेसेसरी है हमारे कंट्री के लिए या फिर एक समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है, या फिर क्यों इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी का इंपॉर्टेंस क्या है, वो हम देखेंगे। और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे कि आइडियल डेमोक्रेसी क्या होता है। ठीक है, कंक्लूड करेंगे इस चैप्टर को और मजा आएगा इस वाले भी पार्ट में भी, और बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो देखो, जो भी डाउट हो, हल्का फुल्का भी कोई भी डाउट हो, देखो सोशल साइंस अगर आप पढ़ते होगे, स्कूल में पढ़ते हो या कहीं पढ़ते होगे, बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है। ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा इनोवेटिव वे में या फिर थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में बहुत केस स्टडी लाया गया है या फिर बहुत सारा एग्जाम्पल लेके आया गया है, ताकि क्या है आप लोगों को बहुत मजा आए। ठीक है, आप बोरियत ना महसूस करो। ठीक है, कहानी जैसा सुनो, और लास्ट में क्या है जब आपका एग्जाम आए, ठीक, एग्जाम में आप जब लिखना स्टार्ट करो तो आपको दिमाग में केस स्टडी रहे, पिक्चर जो मैंने पहले दिखा चुका आपको मैंने दिखाया था वो आपके दिमाग में रहे, आप डायरेक्ट उससे निकाल दो। चलो ठीक है सर, सऊदी अरेबिया के बारे में बात कर रहे थे, ही वाज टॉकिंग अबाउट नॉर्थ कोरिया। ठीक है, ही वाज टॉकिंग अबाउट जो जानू पार्टी जो मैंने बताया था जिम्बाब्वे वाला। तो आपके पास केस केस ही केस है, आप आर्गुमेंट दे सकते हो। ठीक है, कि डेमोक्रेसी है फिर नॉन डेमोक्रेटिक है, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो आपके पास प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स है। ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं वाई डेमोक्रेसी। और वाई डेमोक्रेसी में सबसे पहला जो टॉपिक है वो हम लोग डिमेरिट पढ़ेंगे सबसे पहले, कि डेमोक्रेसी का डिमेरिट क्या है। आप लोगों ने देखो, कोई भी आदमी या फिर कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होता, सिंपल सा चीज आप जान लो, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होता। अगर कोई चीज बना है या फिर उसको बनाया गया है, उसमें कोई ना कोई खामी रह जाएगा या फिर कोई ना कोई डिमेरिट रह जाएगा, आप ये मान के चलो। कोई आदमी परफेक्ट नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन परफेक्ट नहीं है, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है। कोई भी चीज को अगर संस्था को बनाया गया है तो वो भी परफेक्ट नहीं है, सिंपल सा चीज है। इसलिए आप देखते हो कि टाइम बाय टाइम उसमें चेंज आते रहता है। ठीक है, तो आदमी, आप किसको अच्छा आदमी मानोगे? अगर मान के चलो कि कोई आदमी ऐसा है कि उसमें उसको चेंज का जरूरत है, सोसाइटी में एडजस्ट करने के लिए चेंज का जरूरत है, वो अपने आप में चेंज लेके आ गया। दूसरा एक ऐसा आदमी है कि वो कुछ भी हो जाए वो चेंज नहीं करेगा, वो जैसा है स्टेटस को मेंटेन करके रखेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो क्या उसको आप आइडियल मतलब सही आदमी मानोगे? आप उसको सही मानोगे जो मान के चलो कि कंडीशन के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेता है, कि आज यहाँ जरूरत पड़ा तो आप उसके कंडीशन के हिसाब से आप ढल गए, कल वहां जरूरत पड़ा तो कल उसके हिसाब के कंडीशन से आप ढल गए। तो देखो, पहले आप स्टार्ट करेंगे ना बेटा, डेमोक्रेसी देखेंगे। ठीक है, डेमोक्रेसी का डिमेरिट देखेंगे कि डिमेरिट है क्या, कुछ कुछ देखो 5-6 डिमेरिट हम लोग इसमें पढ़ेंगे चैप्टर में, और यही ले जाके आपको छाप देना है इस क्लास में। ठीक है, जब एग्जाम वगैरह हो यही छापना है, और एग्जाम्पल मैं 1-2 दूंगा, बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल है, इससे क्या है आप लोगों को याद रहेगा कोई भी चीज। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहला अपना। ठीक है, पहला जो है बेटा आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। क्या है बेटा? पहला है आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। यह लीडर्स कीप चेंजिंग लीडिंग टू इनस्टेबिलिटी, पहला आपको डिमेरिट है, और ये बहुत बड़ा डिमेरिट है। आप ये देखते होंगे कि हमारे देश में, भारत में आप देखते होंगे कि हर एक साल 1 या 2 इलेक्शन होते रहता है। कभी इस स्टेट का इलेक्शन हो रहा है, कभी उस स्टेट का इलेक्शन हो रहा है, कभी उस स्टेट का इलेक्शन हो रहा है। स्टेट इलेक्शन हो भी गया, ये भी गारंटी नहीं है कि आपकी सरकार बन जाएगी, सिंपल सा चीज है। अगर इलेक्शन हो गया तो जरूरी नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है कि आपकी सरकार बन जाएगी। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मेजोरिटी में आना पड़ेगा। आपको जो सबसे बड़ी पार्टी होगी, जो मेजोरिटी सीट लेके आएगी, उसको क्या किया जाएगा, आपको सरकार उसकी बनती है। ठीक है, बहुत बार आप देखते होंगे कि कोलिजन सिस्टम होता है। कोलिजन सिस्टम किसको बोलते हैं? कि जब 2-4 पार्टी आई, मिल के एक सरकार बनाना। जैसे अभी की हमारी जो सरकार चल रही है उसमें आपको बीजेपी है, उसके साथ इसको टोटल क्या बोलते हैं? एनडीए का गठबंधन। क्या बोलते हैं?
एनडीए गठबंधन, तो उसमें बीजेपी है, उसके बाद फिर आपको जो नीतीश कुमार का की है आपको वो है, फिर आपको चिराग पासवान है, फिर साउथ में आप चले जाओगे तो साउथ में आपको तेलंगाना वाले हैं। तो ये सारे मिलके अपना एक पॉलिटिकल पार्टी जो होता है, छोटा छोटा सीट अपना जो पार्टी है वो मिलके एक एनडीए का गठबंधन बना है, और वो गठबंधन जो है मेजोरिटी मार्क को पार किए तब जाके आपका सरकार बना है। ठीक है, अब ये सोचो कि इसमें से कोई भी एक विड्रॉ कर ले रहा है, ठीक है, आपको मान के चलो एग्जांपल में दे रहा हूँ, ठीक है, आपको चाहिए 200, मान के चलो 200 सीट चाहिए, सिंपल सा चीज समझ रहे हो, 200 सीट आप आपको चाहिए। एक जो सबसे बड़ी पार्टी है वो 150 सीट लेके आई, बाकी सब मान के चलो कोई 20 लेके आया, कोई 10 लेके आया, कोई तुम्हारा 20 10 30 20 50 मान लो कोई 20 लेके आया, ठीक है, टोटल 200 हो गया। ये मिलके एक सरकार बना ली, 200 पार्टी चाहिए था, 200 आपको ये चाहिए था, सीट चाहिए था, 200 सीट ये सब मिला के लाया, तो ये अपना सरकार बना लिया। अब मान के चलो कि 150 तो ये मेजोरिटी वाली है, ये 10 वाला जो है सबसे कम वाला ये विड्रॉ कर लिया, बोला कि नहीं अब हम आपके साथ नहीं रहना चाहते, अब हमको रहना ही नहीं आपके साथ, हम रवे नहीं करेंगे आपके साथ। क्या कीजिएगा, अब तो बेचारे के पास 200 चाहिए था, 190 पे पहुंच गया, कहां पहुंच गया 190। अब 190 सीट पे पहुंच गया, इसका मतलब क्या, सरकार धराम से गिर गई। आगे समझ में? तो डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है, एक तो होता है इनस्टेबिलिटी होता है, ठीक है, सरकार हमेशा चेंज होते रहती है, ठीक है। मान के चलो कि आप पहले बहुत सारे स्टेट में ऐसा देखोगे, कभी इस पार्टी का सरकार बन रहा है, कभी इस पार्टी का सरकार बन रहा है, कभी उस पार्टी का सरकार बन रहा है, वो अपने हिसाब से स्कीम लाएगा, ठीक है। अगली सरकार रहेगी वो अपने हिसाब से स्कीम ला रही है, वो अपने हिसाब से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ला रही है, ठीक है, सब अपने हिसाब से। अब तुम मान के चलो कि अब तुम देखते होगे कि अपने डिस्ट्रिक्ट वगैरह में देखते होगे कि जो नया ऑफिसर आएगा, कोई मान के चलो नया डीएम आए, वो अपने हिसाब से काम करने लगता करता है ना, 2 साल 3 साल जब भी रहेगा वो अपने हिसाब से काम करेगा। सेम यहाँ पे है, डेमोक्रेसी में अगर सरकार चेंज हो रही है, सरकार का आइडियोलॉजी चेंज हो जा रहा है, क्योंकि देखो हर एक सरकार की आइडियोलॉजी डिफरेंट डिफरेंट होती है। अगर सरकार का आइडियोलॉजी चेंज हो गया तो उसका अप्रोच काम करने का तरीका भी चेंज हो जाएगा, तो क्या होता है कि वो इनस्टेबिलिटी लेके आती है गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। ये पहला आपका क्लियर हो गया कि लीडर्स कीप चेंजिंग, लीडर्स चेंज होते रहते हैं, जिस कारण से इनस्टेबिलिटी आती है, पूरे जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उसके अंदर जो होता है आपको इनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, पहला हो गया। दूसरा हो गया, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, वेरी लेस स्कोप टू ऑफ मोरालिटी। अब देखो इसमें किसी से छुपा हुआ नहीं है, ठीक है, अब किसी से नहीं छुपा हुआ, छोटा छोटा बच्चा जानता है। एक छोटा एमएलसी या फिर एमएलए का भी, मतलब छोटा पंचायत का आपको चुनाव हो गया, पंचायत एक जो होता है ना, एक सीरीज आया हुआ है, वेब सीरीज आया हुआ है आपको इस पे अमेज़न प्राइम पे, आप देख सकते हो उस पे कि कितना ज्यादा टसल होता है, मनी का हो गया, फिर पावर का कितना ज्यादा यूज है, मिस यूज होता है, उसमें एक विधायक जी करके भी, ठीक है। तो मतलब क्या क्या मैल प्रैक्टिस किया जाता है एक इलेक्शन जीतने के लिए, उसमें सारा चीज बताया गया, मतलब दिखाया गया, डिपिक्ट किया गया है कि भाई अब वो सबसे कम छोटा लेवल बोलते हैं ना, सबसे छोटा डेमोक्रेसी का सेटअप है पंचायती और म्यूनिसिपैलिटी। उसके ऊपर आप जाओगे तो एमएलए का, एमएलसी का ये होता है, चुनाव होता है, फिर ऊपर एमपी का चुनाव होता है, फिर देखते हो ना वैसे हायरार्की होता है ये चुनाव का। तो उसमें देखते हो ना, दिखाया जाता है कि भाई पैसा बांटा जा रहा है, पूरा पैसा बांटा जा रहा है, दारू बांटा जा रहा है, ठीक है, बहुत सारा चीज बांटा जा रहा है, किस लिए, ताकि हम इलेक्शन जीत जाए। या फिर ऐसा तुम होगा ना कि जो विधायक वगैरह उसमें दिखाया गया है पंचायत में कि थोड़ा दबंग टाइप का आदमी, वो जबरदस्ती वोट गिरवाता है कि भाई तुमको वोट देना पड़ेगा, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा सिनेरियो आता है। वैसे देखो बहुत चेंज आया हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप में, हमारा जब स्टार्टिंग का जब तुम देखोगे फेज का इलेक्शन कैसा होता था, अब इलेक्शन कैसा होता है, इलेक्शन में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आया है, और मतलब आगे चल के पढ़ेंगे कि कौन कौन इसको चेंज लेके आया हुआ है। लेकिन देखो कुछ ना कुछ तो रह ही गया, ठीक है। इसलिए बोला जाता है ना कि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। एक पॉलिटिकल पार्टी जो है दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से कैसे जीतना चाहती है, हर एक तरह का नुस्खा अपनाएगी। ऐसा नहीं हम तुमको बोल रहे कि मैल प्रैक्टिस करें। एग्जाम्पल तुमको देते हैं कि मान के चलो कोई पॉलिटिकल पार्टी है, तुमको बोल रही है कि 1000 रुपए पर मंथ खाते में तुमको देगी, ठीक है। दूसरा कोई पॉलिटिकल पार्टी है, बोला कि नहीं 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 1000 तो बहुत कम है, आजकल बहुत महंगाई बढ़ गया, ठीक है, हम तुमको 2100 रुपए देंगे। कितना देंगे? 2100 रुपए देंगे। घूस नहीं दे रहा है तुमको, डायरेक्ट पैसा नहीं दे रहा है, हम तुमको बता रहे हैं बात, डायरेक्ट तुमको पैसा नहीं दिया जा रहा, लेकिन एक
टोटल सम ऑफ मनी दिया जा रहा है जिससे आपको लुभाया जा रहा है, ये आपको क्या आपका बिहेवियर चेंज नहीं करेगा, सिंपल सा बातें चेंज करेगा। आप सिंपल सा है कि जो गरीब आदमी, देखो बड़े जिसके पास पैसा है उसके लिए 1000, 2000, 2100 रुपया उसके लिए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा अभी भी बहुत सारा आबादी जो है वो उसके लिए उसके पास स्कार्सिटी है, उसके पास पैसा नहीं है, तो वो देखेगा कि कौन हमको 1000 दे रहा है, कौन 2100 दे रहा है, तो वो 2100 वाले के साथ जाएगा, सिंपल सा बात। तो यही होता है ना कि देखो डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन, कंपटीशन तो हो रहा है, एंड पावर प्ले वेरी लेस स्कोप ऑफ मोरालिटी, मोरालिटी इसमें चला रहा है। मोरालिटी किसको बोलते हैं? नैतिकता बोलते हैं बेटा, इथिक्स मोरालिटी जो होता है इसमें स्कोप ही नहीं है, बहुत कम स्कोप है मोरालिटी का, ठीक है। इसमें होगा कि भाई जैसे नहीं होता है कि हम स्टेज पे चढ़े बोले वादा किए कि हम क्या होगा सबके अकाउंट पे 12,000 रुपए देंगे पर मंथ, इलेक्शन खत्म हो गया उसके बाद पैसा नहीं आ रहा आपके पास, ठीक है, आ ही नहीं रहा पैसा, तो वो क्या इमोरल चीज हो रहा है, वो सही चीज नहीं है, ठीक है। वो नैतिकता के, क्योंकि आपको वादा किया गया था कि हम ये काम करेंगे, लेकिन नहीं, वादा पूरा नहीं हुआ। कोई भी सरकार बनती है तो बहुत सारा वादा किया जाता है, ठीक है, लेकिन वादा को कंप्लीट नहीं किया जाता। तो ये क्या होता है, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। सब आप देख रहे हो ना, नीचे से लेके ऊपर तक आप देखोगे आपको पॉलिटिकल कंपटीशन ही दिखेगा, ठीक है, पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले वेरी स्कोप ऑफ मोरालिटी। ये लाइन आपको क्लियर हो गया, अब अगला लाइन चलता है, ठीक है। मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड दैट लीड्स टू डिले। देखो डेमोक्रेसी का ये आप अच्छा भी बोल सकते हो या फिर बुरा भी बात बोल सकते हो। कोई भी चीज एक काम करने के लिए बहुत सारा स्टेक होल्डर का हम ये लेते हैं, सलाह लेते हैं, मशवरा लेते हैं, तब जाके वो डिसीजन हम पारित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, ठीक है। अब जैसे मान के चलो कि एक कोई भी जैसे चाइल्ड पे कोई भी एक आपको स्कीम लाना है या फिर कोई चीज लाना है, सबसे पहले तो सरकार आएगी, गवर्नमेंट आएगी, ठीक है, गवर्नमेंट आएगी, फिर बहुत सारी एजेंसीज है काम करती, ठीक है, एजेंसीज आएंगी इसको वेरीफाई करने के लिए। जो आप स्कीम बना रहे हो, मान लो स्कीम है कोई स्कीम जो आप बना रहे हो कि वो सही है कि गलत है, फिर आपको एनजीओ बहुत सारे आएंगे, ठीक है, एनजीओ में बताऊंगा क्या होता है। एनजीओ आते हैं बहुत सारा, फिर तुमको इंटरनेशनल प्रेशर देखा जाता है, फिर इंटरनेशनल प्रेशर आएगा, तब जाके ये जो सोच रहे हो ना स्कीम जो होता है, स्कीम बनने वाला जो होगा या फिर डिसीजन लिया जाएगा, ये सारा चीज कंसीडर किया जाता है, बहुत सारा कंसिडरेशन होता है, बहुत सारा चीज होता है, बहुत सारा फैक्टर होता है, ये सारा चीज कंसीडर किया जाता है, तब जाके एक स्कीम का फॉर्मुलेशन होता है। अब तुम एक चीज बताओ कि एक सिंपल सा चीज है, बहुत मतलब लॉजिकल नहीं बोलूंगा कि मतलब बहुत सिंपल सा चीज है, एक आपको चीज समझना है कि एक आदमी है, सिंगल आदमी है घर में, उसको डिसीजन लेना है, वो आराम से डिसीजन ले लेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जाएगा जो उसको मन करेगा वो जाके करेगा, डिसीजन ले लिया। जैसे ठीक है, मोनार्की हम ऑटोक्रेसी में हम देखते हैं। एक ऐसा है जो मान के चलो ज्वाइंट फैमिली है, ठीक है, ज्वाइंट फैमिली में 10 आदमी है, कोई भी काम करना होगा तो वो 10 आदमी के कंसल्टेशन से ही करना होगा। तो सोचो कि उसमें टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, आप उनसे पूछ रहे हो, उनको मनाए, उनसे पूछे उनको मनाए, उनसे पूछे उनको मनाए, उनसे पूछे उनको मनाए, सबको मनाए, फिर जाके आप अपना डिसीजन जो है ले सकते हो। तो यही होता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में कोई अगर स्कीम लाना चाह रहे हो या फिर कोई भी चीज अच्छा करना चाह रहे हो या कुछ भी करना चाह रहे हो, तो आपको पहले सारे स्टेक होल्डर से, सारे आदमी से पूछना पड़ेगा, तब जाके आप स्कीम को बना सकते हो या फिर इंप्लीमेंट कर सकते हो। सिंपल सा चीज है, समझ में आ गया? ये समझ में आ गया। अब ये देखो, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल लीडिंग टू बैड डिसीजन। देखो सिंपल सा चीज है, बहुत सिंपल सा चीज। जो इलेक्टेड लीडर आप देख रहे हो, आप ही के तरफ बहुत सारे ऐसे नमूने होंगे जिसको कुछ नहीं आता, टॉक्सो को भी कुछ नहीं आता, लेकिन वो इलेक्टेड लीडर जो है बन चुके हैं, ठीक है। अब लीडर बन चुके हैं, उनको कुछ पता नहीं है, घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि आपको क्या जरूरत है, आपको नाला का जरूरत है, आपको सड़क का जरूरत है, कि आपको एजुकेशन का जरूरत है, उनको फर्क नहीं पड़ता है, उनको कुछ नहीं, इसलिए बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, बोलता है ना, तो वही ये इलेक्टेड लीडर बोलेगा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या करता है, पब्लिक क्या कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनको फर्क नहीं पड़ता, ये क्योंकि इनका जो इंटरेस्ट ही पता नहीं है कि जो हम लोग से चुन के आए हैं उनका इंटरेस्ट क्या है, वो चाहते क्या है, ठीक है। सिंपल सा चीज है। अगर मान के चलो कि आप गांव में हो, गांव में सड़क का जरूरत है, आप किसी को चुने और सड़क का काम ही नहीं कर रहा है, उसको लग रहा है नहीं इन लोगों को क्या जरूरत है सड़क का, ठीक है, इनको सड़क का जरूरत ही क्या है, इनके घर में कोई गाड़ी तो है नहीं जो सड़क का जरूरत पड़ेगा। तो
ऐसा भी हो सकता है, सिंपल से डेमोक्रेटिक सेटअप में ऐसा भी हो सकता है, इसलिए इसको डिमेरिट में डाला गया है कि इलेक्टेड लीडर डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल लीडिंग टू बैड डिसीजन हो जाता है इसके कारण से। ठीक है, जब डिसीजन ही सही नहीं लोगे, आप इंटरेस्ट ही नहीं समझ पा रहे हो सामने वाले का कि इंटरेस्ट क्या है, तो डिसीजन आप कहां से सही ले पाओगे। सिंपल सा चीज है कि आपको मान के चलो कोई चॉकलेट खाना है, हम आपको नहीं नहीं हमको पता नहीं, हमको दूसरा चीज खिला दिया, समोसा खिला दिया या कुछ दूसरा चीज खिला, हमको पता ही नहीं कि तुमको जरूरत क्या है, क्या चीज की जरूरत है, तो हम कैसे तुम्हारा सही डिसीजन कैसे ले पाएंगे। तो वही होता है। पांचवा देखो, डेमोक्रेसी लीड टू करप्शन, इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। बार बार मैं बता रहा हूं कि जो डेमोक्रेसी होता है उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, उसको जीतना है, कैसे भी जीतना है, ये नहीं है पावर में उसको आना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम कैसे जीत रहे हैं, मोरालिटी को हम फॉलो कर रहे हैं, नैतिकता को फॉलो हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इट डजंट मैटर फॉर मी एज वेल एज माई पार्टी। ठीक है, उसको सिर्फ जीतना है और जीतने के लिए कुछ भी करेगा। ठीक है, तो वहां पे क्या है कि जब कंपटीशन आ जाएगा कोई भी चीज में तो वो सारा हद पार कर देगा, सारा चीज कर देगा। तुम पहले का जब इलेक्शन उठा के देखो, पहले मूवी भी उस पे बनता था बेस्ड पे, अब तो बहुत कम हो गया। जब से टी एन शेषन सर का ये हुआ था, रिफॉर्म आया इलेक्शन कमीशन में, तब से बहुत ज्यादा चेंजेस आ गया था। ठीक है, और मतलब बता रहे हैं कि तुमको पहले का जब जाके डॉक्यूमेंट्री देखो, कोई भी चीज देखो, बहुत ज्यादा धांधली होता था इलेक्शन में, बहुत ज्यादा धांधली। धांधली ऐसा था कि तुमको बूथ कैप्चरिंग कर लिया गया। ठीक है, बूथ कैप्चर करने के बाद भी अगर मान के चलो देखा जाए कि मेरे सामने वाला कैंडिडेट जीत रहा है, उसमें इंक डाल दिया जाता था। अब इंक डालने का क्या होता था कि इंक डाल दिए तो सारा जो पहले जो होता था ना, वो जैसे अभी जाते ईवीएम में जाके प्रेस कर दोगे तो वोट हो गया। ठीक है, पहले होता था लिखा जाता था उसमें, जिसका होगा उसका ठप्पा लगेगा, इंक का ठप्पा लगेगा, उसके बाद उसमें डाल दिया जाता था एक मतलब बॉक्स टाइप का, बॉक्स में इंक गिरा देगा सब। और तुम सोचो कि बॉक्स में इंक गिरा देगा तो पता चलेगा किसको वोट पड़ा है किसको वोट नहीं पड़ा है, पता नहीं चलेगा। तो ये सब चीज होता था पहले, इसको दिस इज अनडिनाएबल, इसको डिनाई आप नहीं कर सकते हैं। बाद में रिफॉर्म आया, बहुत सारा चीज रिफॉर्म किया गया, तब जाके हमारा इलेक्शन जो आज हो रहा है फ्री एंड फेयर, वो आपको दिख रहा है, पहले होता था। ठीक है, उसके बाद फिर लास्ट में आप देखो कि ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। देखो सिंपल सा चीज, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो मेजोरिटी आदमी होता है वही चूज करता है। अब तुमको हम सिंपल से एग्जांपल्स के थ्रू समझाते हैं। ठीक है, मान के चलो कि एक ये पूरा पॉपुलेशन हो गया। ठीक है, पूरा पॉपुलेशन ऑफ द पीपल, इसमें मान के चलो कि 100 आदमी, 100 पीपल, 100 आदमी का आदमी है, इसको इसका एक सोसाइटी बना हुआ है, इससे एक लीडर चुनना है। क्या चुनना है? एक लीडर चुनना है। इसमें से मान के चलो 70 जो है वो अनपढ़ गंवार टाइप के आदमी है, जिसको अनएजुकेटेड बोलते हैं। अनएजुकेटेड, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, क्योंकि मान के चलो पॉवर्टी बोल सकते हो। ठीक है, और इसमें से जो 30 आदमी बचा वो क्या बोलते हैं, वेल सेटल्ड है, इसके पास पैसा है, ये सब। अब तुम एक चीज बताओ, ये 30 आदमी कुछ भी कर ले, क्योंकि देखो मेजोरिटी के लिए कितना चाहिए, तुमको 100 आदमी है तो 100 आदमी के लिए 51 वोट चाहिए, ताकि ये आदमी एक लीडर जीत जाएगा। ये 30 व्यक्ति कुछ भी करते रह जाए, पढ़ा लिखा आदमी कुछ भी करते रह जाए, 51 वोट नहीं ला सकता। आ रहा समझ में? मान के चलो कि ये 70 आदमी है, इसी में से 51 लोग जो है इसको वोट दे दिया, लीडर बन गए। बहुत अच्छी चीज है। अब ये जब लीडर बना, ठीक है, इनको खुद ही नहीं पता है कि हमारे लिए क्या ठीक है, इनको खुद पता नहीं। 70 आदमी ऐसा है जिसको कुछ पता ही नहीं है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, लेकिन वो लीडर चूज कर लेते हैं। ये तो सबका लीडर हो गया ना, ऐसा थोड़ी है कि इसका लीडर हुआ इसका लीडर नहीं हुआ। आप किसी को चूज कर लिए एमपी और एमएलए, तो सबका एमपी एमएलए है, ये नहीं है कि सिर्फ जो चूज किया उसके वो उसका एमपी एमएलए। बात समझ में आ रहा है ना? तो मान के चलो कि ये 30 के लिए भी यही लीडर हो गया और ये 70 के लिए भी यही लीडर हो गया, तो इसका तो जो मन करेगा वही डिसीजन लेगा। सिंपल सा चीज है। इसको जब अनएजुकेटेड या फिर कोई आदमी को फर्क नहीं पड़ा, वो आदमी जब चूज किया है तो भाई आज लीडर भी तो उसी लेवल का होगा ना, वो काम अब इसके हिसाब से करेगा, कर ही नहीं सकता। तो ये बात बोल रहा है बार बार एनसीईआरटी कि ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। देखो ऑर्डिनरी पीपल जो होता है ना, वो डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करते हैं लीडर चूज करने में, और लीडर ऐसा चूज कर लेते हैं जिनको पता ही नहीं है किस तरह का लीडर हमको चूज करना है, हमारे लिए कौन सा सही है क्या गलत है। ठीक है, अब हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है वही हमको पता नहीं है, तो लीडर भी उसी लेवल का चूज करेंगे।
और जब लीडर चूज कर लिए तो उस भाई बेड़ागर्द कर देगा। सिंपल सा चीज है। एनसीईआरटी इसको इम्फेसाइज किया कि देखो डेमोक्रेसी मानते बढ़िया है, लेकिन इसमें कुछ खामियां हैं जिसको आप सुधारिएगा तो एक अच्छा डेमोक्रेसी, इसको बोलते हैं आइडियल डेमोक्रेसी, वो बनेगा। आ रहा समझ में? तो डेमोक्रेसी का बेटा ये 6 खामियां हैं, इसको आपको याद करना है। ये समझ लेना है कि ये सब आपको लिख के आना है, यही सारा चीज, ठीक है। दाएं बाएं नहीं जाना है। ये आपको 6 पॉइंट है, जैसे भी ऊपर नीचे करके आपको लिखना है कि अगर डिमेरिट ऑफ डेमोक्रेसी पूछे तो ये 6 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं। आपको कुछ एक दो हम दिखाएंगे कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज में कैसे करप्शन में इंडल्ज लोग रहा है, कैसे क्या रहा है, वैसे आपको याद रहेगा इस, ठीक है। चलो ये देखो, सुरेश कालमादी। सुरेश कालमादी जो है भाई, जब तुम सर्च करोगे, ठीक है, तो इसका जो आता है, हमारे जो कॉमनवेल्थ 2010 में कॉमनवेल्थ गेम हुआ था हमारे देश में, बहुत प्रेस्टिजियस गेम हुआ था कॉमनवेल्थ गेम। कॉमनवेल्थ गेम में सबसे बड़ा करप्शन करने का कारण जो होता है, नाम एलिगेशन लगा था, इसी पे लगा, ठीक है। ये उस समय कांग्रेस से जुड़ा हुआ था लीडर जो है, और इसमें बोला था कि ही इज एलिज्ड टू हैव बीन इन्वॉल्व इन करप्शन प्रैक्टिस इन रिलेशन टू 2010 कॉमनवेल्थ गेम ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ये प्रेसिडेंट था उस समय, किसका था? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का। ये ऐसा करप्शन किया है ना कि मतलब आप, हम क्या पता 800-900 करोड़ का किया है, कितना किया है तुम बता नहीं सकते हो। बहुत ज्यादा पैसा का करप्शन हुआ था उसमें। फंडिंग जितना आया था, जिसको बोलते फंडिंग बहुत आया था, मान के चलो कि फंडिंग आया 1000 करोड़ के आसपास, यूटिलाइजेशन मात्र 200 करोड़ के आसपास। मतलब फंड यूटिलाइज ही नहीं हुआ था प्रॉपर वे में। फंड एलोकेशन बहुत अच्छा हुआ था कि बहुत ज्यादा। अब तुम जाके जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम देखोगे दिल्ली में, तो वहां पे भी अभी भी उसी समय बना था, कॉमनवेल्थ गेम के समय ही 2-4 स्टेडियम का रिनोवेशन भी हुआ था, 2-4 स्टेडियम का फॉर्मेशन भी हुआ था। तो ये सारा फंडिंग इनके पास गया था, और ये क्या क्या किए थे, क्या क्या लॉबी बनाए थे, भगवान जाने, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि डेमोक्रेसी में लीडर, अब देख रहे हो ना कि जो 6 पॉइंट था, 6 पॉइंट इसको जस्टिफाई कर देता है कि मैल प्रैक्टिस होता है, मतलब करप्शन भी हो सकता है, डेमोक्रेसी में ये सब चीज काम हो सकता है। तो ये 6 डिमेरिट आपको जो लिखवाया एनसीईआरटी बताया है, वो ऐसे नहीं बोल दिया है, वो उसके पीछे बहुत एनसीईआरटी, देखो एनसीईआरटी जो भी लिखता है ना, तो उसके अब सोचो गवर्नमेंट बैक्ड वो एक तरह से बुक है, वही लिख रही है, इसका मतलब हो रहा है तभी लिख रही है, ऐसे नहीं लिख रही है, मुंह जवानी नहीं लिख रही है तुम, ठीक है। तो ये देखो, इनको पहचान लो आप। अब आगे चलते हैं। तुमको elected leaders do not know the best interest of the people। देखो सिंपल सा चीज बता रहे हैं, वो इसका एग्जांपल हम देना चाह रहे थे तुमको बहुत बढ़िया से, कि मान के चलो कि कोई एक लीडर वो आ गया, मान के चलो कि नहीं होता पावर लेके, पावर वाला आदमी हो गया जिसके पास नहीं होता नस निकालना है उसको, एक कोई कास्ट को नहीं चाहता है वो, कोई एक समाज को नहीं चाहता है, वो इलेक्ट होके आ गया, सिंपल सा चीज, ठीक है। तो मान के चलो कि उसके अपोजिट जो भी रहेगा, जो भी उसके अपोजिट में रहेगा, उसका विचारधारा उससे नहीं मिलेगा, तो वो क्या उसको सोच रहे हो तुम सपोर्ट करेगा? उसको कभी सपोर्ट नहीं कर सकता है उसको, ठीक है। तो वही बोलता है कि इलेक्टेड लीडर डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल क्या है वो लोग नहीं जानता। इसका एग्जाम्पल हम दिए हैं, फार्म वाला जो प्रोटेस्ट होता है आजकल बहुत तुम देखते हो, फार्मर प्रोटेस्ट होता है, कि जो एमपी हो गया या फिर एमएलए हो गया, फिर कोई लीडर हो गया, वो तो भाई मान के चलिए हम्बल बैकग्राउंड से आया, बढ़िया ऑक्सफोर्ड में पढ़ा, हार्वर्ड में पढ़ा, कहाँ कहाँ पढ़ा, अब पढ़ के एक मंत्री बन गया। उसको थोड़ी पता है कि जो फार्मर है, हमारे देश के फार्मर, उसको क्या दिक्कत है, उसको पेस्टिसाइड का क्या दिक्कत है, उसको फर्टिलाइजर में क्या दिक्कत आ रहा है, उसको फ्लड के समय क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उसको जब उसको मान के चलिए कि आप मंडी में जाता है उसको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करता है फार्मर, ठीक है। लेकिन इन लीडर साहब को तो ये भी भाई हार्वर्ड से पढ़ के आए, उनको लगता है कि सब बढ़िया चल रहा है। एग्रीकल्चर में इतना लोग इन्वॉल्व है हमारे देश में, 60% के लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, समझे। तो उनको लगता होगा कि भाई 60% लोग जब एग्रीकल्चर में है तो सबसे अच्छा चल रहा हो, तभी तो एग्रीकल्चर में इतना लोग हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट उनको नहीं पता है, बेस्ट इंटरेस्ट क्या है पीपल का, बेस्ट इंटरेस्ट क्या है सोसाइटी का, वो बहुत बार क्या होता है मिस आउट कर देते हैं वो जो इलेक्टेड लीडर जो होता है, ठीक है। वही इंफेसाइज कर रहा है बार बार, ये तुमको ये डिमेरिट में आता है डेमोक्रेसी में, ठीक है, कि इलेक्टेड लीडर डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। अब जैसे एग्जांपल में हो गया लिमिटेड पर्सपेक्टिव, उनका पर्सपेक्टिव अगर लिमिटेड कर दिया गया, वो हार्वर्ड से पढ़ के आएंगे, वो फार्मर के बारे में थोड़ी सोचेंगे, वो ट्राइबल जो आदमी होता है उसके बारे में थोड़ी सोच पाएंगे,
जो तुमको कुम्हार आदमी है, जो लोहार आदमी, जो एकदम नीचे तबके का आदमी, उसके बारे में थोड़ी सोच पाएंगे। सिंपल सा चीज है कि लिमिटेड पर्सपेक्टिव, लीडर्स कम फ्रॉम सर्टेन बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंसेस, सो they may not fully understand the problems faced by all sections of the society. For example, rural poor versus urban middle class. नहीं, उनको पता ही नहीं चल पाता है कि प्रॉब्लम क्या फेस किया जा सकता है उस लेवल पे। ठीक है, चलिए आगे। ये देखिए, अब आ गया, हम लोग बुराई बहुत पढ़ लिए कि डेमोक्रेसी का छह बुराई हम लोग पढ़े, अब अच्छाई के आते हैं। देखिए, अच्छाई बहुत ज्यादा है डेमोक्रेसी का, इसलिए हम लोग एडॉप्ट करके बैठे हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में अच्छाई बहुत ज्यादा है, तभी डेमोक्रेसी सस्टेन कर रहा है, या फिर हम लोग बोलते हैं कि वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द एंटायर वर्ल्ड। ठीक है, यूएस में चले जाओ, यूएस भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, यूके चले जाओ, यूके भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, फ्रांस डेमोक्रेटिक कंट्री, मतलब डेमोक्रेसी भरा पड़ा है। जितने भी डेवलप कंट्री या फिर अभी डेवलपिंग कंट्री में जाओगे, लोग प्रमोट करता है कि हमको डेमोक्रेसी अडॉप्ट करना है। पीपल जो वहां के होते हैं बोलते हैं कि नहीं, डेमोक्रेटिक सेटअप ही सही है। अब क्यों सही है, देखो बुराई तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अच्छाई का आता है पार्ट। ठीक है, कि डेमोक्रेसी अच्छा कैसे है। ठीक है, अब चलिए पहला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं कि अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट, अकाउंटेबिलिटी क्या है, अकाउंटेबल गवर्नमेंट होता है, इसलिए डेमोक्रेसी बढ़िया। अकाउंटेबल मतलब क्या है, जवाबदेही होता है। ठीक है, हम अगर कोई चीज किए हैं तो किस बेसिस पे किए हैं वो आपको जवाब देना पड़ेगा पब्लिक को, उसको हम बोलते हैं जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल हम तुमको देते हैं कि यहाँ पे कोई मान के चलो कि स्कीम पास हुआ और स्कीम जो है वो बढ़िया से काम नहीं किया सोसाइटी पे, या फिर किसी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पे बढ़िया से स्कीम नहीं किया। ठीक है, मान के चलो वहां तक पहुंचना था, फायदा नहीं पहुंचा। अब रिलाई कौन करेगा, रिलाई करेगा अपोजिशन पार्टी। अपोजिशन पार्टी जो है पार्लियामेंट में खड़ा हो जाएगा, शुरू कर देगा उनका सारा काला चिट्ठा कि आप ऐसा किए थे, बोले थे कि इतना लोग को फायदा होगा, 20% लोग को फायदा हुआ, तो 2% को फायदा हुआ। रिलाई चालू हो गया। पार्लियामेंट जब रिलाई चालू हुआ, मतलब पूरा पब्लिक देख रहा है, पूरा इंटायर जो इंडिया का आदमी है वो देख रहा है, पूरा देख रहा है, क्योंकि ओपन डिबेट हो रहा है वहां पर। आ रहा समझ में? तो ये क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी आपको शो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाग जाइएगा आप कोई चीज करके, ऐसा नहीं है कि भाग जाइएगा कि हमको मन किया तो हम कर दिए। कैसे मन किया आपको, कैसे आप कर दिए, आपको जवाब देना पड़ेगा। तो अकाउंटेबल जो डेमोक्रेसी होता है वो अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। ठीक है, अब इसे एग्जाम्पल में एगो बहुत वायरल हुआ था, एगो सचिव जी थे, एगो विधायक जी क्या हुआ कि गरिया दिए थे सचिव जी को। तो पूरा मीडिया पूछा किस बेसिस पे आप गाली दिए उन्हें, किस बेसिस पे आप उनको गाली दिए। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी आपको लेना पड़ेगा। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप पब्लिक के ऊपर आप हैं, आपको चुन के पब्लिक भेजी हुई है, तो आपके पास अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। कोई काम कर रहे हैं तो उसका बेसिस क्या है, उस बेसिस पे आप काम कर रहे हैं वो आपको बताना पड़ेगा। सिंपल सा चीज। तो डेमोक्रेसी का सबसे बेस्ट जो होता है, सबसे बड़ा जो होता है मेरिट ये वाला होता है कि आपको अकाउंटेबल गवर्नमेंट मिलता है यहाँ पे डेमोक्रेसी में। बाकी जगह चले जाओ, मोनार्की में चले जाओ, उसका मन कर दिया उसका, तुम उसको पूछ नहीं सकते हो कि क्यों कर दिए, कैसे कर दिए, और मतलब क्यों करे, काहे करे। तुम्हारा औकात नहीं है कि तुम पूछ दोगे, उसको पूछ ही नहीं सकते हो। उसका जो मन किया वो करेगा, नहीं मन किया नहीं करेगा, तुम बीच में बोल ही नहीं सकते कुछ भी। तो वो मोनार्की और ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हम बता रहे हैं बार बार, वो होता है। और डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी आप पूछ सकते हो सरकार को, डायरेक्ट जाके PIL डाल दो, जाके RTI डाल दो, होता है ना कि राइट टू इन्फॉर्मेशन डाल दिए हम, तो जवाब भेजती है सरकार कि हाँ ऐसा काम हुआ, वैसा काम हुआ, ये हुआ है, वो हुआ, सब बताती है ना। तो अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया है चाइना का जो होता है फेमाइन के बारे में, कि चाइना जो है, चाइना भी देखो पॉपुलेशन लगभग हम लोग का सेम है, चाइना और इंडिया का लगभग पॉपुलेशन सेम है। अब तो इंडिया ओवरटेक कर गया चाइना को, लेकिन पॉपुलेशन लगभग सेम है। अब तुम ये देखो कि चाइना जो है ना, बहुत खतरनाक वाला फेमाइन होता है, तुमको भूखमरी फेस किया, ठीक है, लेकिन इंडिया नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसमें देखो बहुत सारा फैक्टर आ सकता है, ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट है यहाँ पे वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वहां पे जो है सिंगल पार्टी रूल है, आप नहीं बोल सकते हो कि जो पार्टी चाहेगी वो हो रहा है। अब एग्जांपल के तौर पे हमको बताते हैं, जैसे यहाँ पे एक जो अभी सरकार बना हुआ है, किसका बना हुआ है? NDA का सरकार बना हुआ है, ठीक है। अगर मान के चलो कि फ्लड आया, ठीक है, बहुत सारा आजकल फ्लड आया हुआ, फ्लड आया,
और फ्लड आया और ये काम जो है, वर्क जो है प्रॉपर नहीं कर पाई। एनडीए के गवर्नमेंट जो है फ्लड रिलीफ में काम अच्छे से नहीं कर पाई। अब देखो, अब जितना अपोजिशन पार्टी आपको दिख रहा है सब गरियाना चालू करेगा, सब गरियाएगा, सारा ए टू जेड गरिएगा, मीडिया में गरियाएगा, आदमी गरियाएगा, सरकार गरियाएगा, सब गरियाएगा। क्या क्या कर रहे थे आप? आपको करना नहीं चाहिए था, आपको ये करना चाहिए था, आपको रिलीफ देना चाहिए था, आपको पैसा बंटवाना चाहिए था, आपको बांध बनवाना चाहिए था, आपको बहुत सारा काम करना चाहिए था, लेकिन आप कुछ नहीं किया। किस बेसिस पे आप कुछ नहीं किया? आपको तो सरकार, आपके पास इतना सारा फंडिंग है, काहे नहीं यूटिलाइज की फ्लड रिलीफ? समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। डर है सरकार को, अगर नहीं किए ना तो आ जाएगा सब सामने से बोलने वाला। ठीक है, अब वही देखो चाइना का केस बता रहे हैं तुमको। चाइना का सिंगल पार्टी है, सिंगल पार्टी है। फेमाइन आया, माने भुखमरी आया, ठीक है, फेमाइन आया, अब सिंगल पार्टी जो किया सो किया, मान के चलो कोई काम किया, अब सामने से कोई बोलने वाला नहीं है उसको, कोई अपोजिशन पार्टी नहीं है जो उसको बोलेगा कि भाई तुम अच्छा फेमाइन वाला काम नहीं किया, तुम यहाँ पे अच्छा नहीं किया, तुमको ये सुधार, तुम ये सुधार सकते थे, तुम वो सुधार सकते थे, ये कर सकते थे, वो कर सकते थे। कोई बोलने वाला नहीं है, मतलब कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अब अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो काम भी उसी लेवल का होगा। इसलिए बताया जा रहा है बार बार कि जो तुम्हारा ये हो गया, जो तुम्हारा चाइना है फेमाइन्स को बार बार सफर किया है, बहुत 1958 से 1961 तक वर्ष फेमाइन जो है वो सफर किया है। तो था कि आपको 1958 से 1961 तक वर्ष फेमाइन जो है चाइना सफर किया, लेकिन जो आपका ये हो गया, इंडिया हो गया, इंडिया जो हो गया वो आज तक इतना बड़ा फेमाइन इसी कारण से जो होता है, जो इंडिया है वो इतना बड़ा फेमाइन इसी कारण से सफर आज तक नहीं किया। ठीक है, ये 5 को बोलने वाला आदमी, जब सामने से 5 को बोलने वाला आदमी होगा ना तो कोई भी आदमी पगलाएगा, कोई भी आदमी जो है वो पागल होगा, बोलेगा कि भाई हम सही से काम करेंगे, हम ऐसे काम नहीं करेंगे। आ रहा समझ में? इसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। यही बोल रहा है कि चाइना सफर्स फ्रॉम वन ऑफ द वर्स्ट फेमाइन इन 1961, नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड। समझ रहे हो? 3 करोड़ आदमी मरा। इंडिया में मर के दिखा देना, 10 को देखते हो बच्चा में हॉस्पिटल में अगर मर गया 10 को बच्चा, अगला दिन में पूरा फूंक देता है, सब कहता है कि कैसे गुजर गया। इस सरकारी अस्पताल में कोई फायदा नहीं है, सुविधा नहीं है, हम जला देंगे, पूरा हॉस्पिटल जला देंगे। एक आ जाता है ना अकाउंटेबिलिटी। सरकार फिर बोलती है नहीं नहीं नहीं, सिलेंडर का कमी हो गया था या फिर कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया था, उसको बोलना पड़ेगा, नहीं बोलोगे भागोगे कहां से जाके? यही से चुन के आपको भेजा गया है, वहीं से उतार दिए जाओगे, सिंपल सा चीज। अकाउंटेबल आपको रहना पड़ेगा। चाइना में ऐसा केस नहीं है। चाइना में आप जाओगे सिंगल है, जो पार्टी बोल दी, जो पार्टी कर दी वही होगा, बाकी कोई अपोजिशन करने के लिए आपके पास नहीं आ रहा। ठीक है, according to the economist, it was perhaps because India is a democratic form of government and democracy in India made the government responsible to the food scarcity in the way in which the Chinese government did not. ठीक है, तो ये वाला एक कारण। ठीक है, it was because India has a multi-party system and free press. The government may be criticized and even lose the next election. उसको डर रहेगा कि भाई हम इलेक्शन हार जाएंगे, इतना ना बदनामी हो जाएगा ना कि इलेक्शन हार जाएंगे। तो ये अकाउंटेबिलिटी इसको बोलते हैं। ठीक है, the government may be criticized and even lose the next election. This is not the case with China. बार-बार लिख रहा है ना, this is not the case with China. Because China is ruled by the Communist Party and no one can criticize the government. The Chinese government took the famine very casually. इसी कारण से वहां पे लगभग 3 करोड़ लोग मरा था। और इंडिया में उस लेवल का फेमाइन, देखो इंडिया में गरीबी ज्यादा है चाइना से, देखो तो, लेकिन तब पर भी 1958 1961 में तुम जाके देखो तो 3 करोड़ लोग फेमाइन से मर गया। ठीक है, कोई जवाबदेही देने वाला नहीं है, कोई सरकार कुछ बोलने वाली नहीं है। ठीक है, ये हो गया अकाउंटेबिलिटी। ये समझ में आ गया आप लोगों को? अब आगे चलते। डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब देखो मैंने बताया था ना कि 5 आदमी बोलेंगे, 5 आदमी मिलकर डिसीजन जब लेंगे तो वो एक तरह से मेरिट भी है, एक तरह से डिमेरिट है। डिमेरिट किस बेसिस पे हो रहा था कि आपको टाइम बहुत लगेगा उस चीज को करने के लिए, उस काम को करने के लिए। अगर 5 आदमी मिले हुए हैं, 5 आदमी अपना दिमाग दे रहे हैं, 5 आदमी अपना जो भी चीज दे रहे हैं आप, तो उसमें टाइम लगेगा आपका। लेकिन वही सोचो कि 5 आदमी अलग अलग डायरेक्शन से आए, अलग अलग एक्सपर्टीज से हो, वो 5 आदमी अलग अलग एक्सपर्ट हैं,
कोई ये सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, कोई ये चीज में एक्सपर्ट है, कोई वो चीज में एक्सपर्ट है। अगर 4 से 5 आदमी मिलकर कोई डिसीजन लेगा तो वो ज्यादा बढ़िया डिसीजन लिया जाएगा। वही जो सिंगल आदमी है वो तो अपनी बुद्धि से काम करेगा, और 5 जहां बुद्धि आ गया, अरे सुन में ना, तो 5 बुद्धि आएगा तो वो जो काम होगा वो ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा रिफाइंड काम होगा। ठीक है, इसलिए बोल रहा है बार बार एनसीईआरटी कि डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। जो डिसीजन बनता है उसका क्वालिटी डेमोक्रेसी इंप्रूव कर देता है, अच्छा कर देता है, रिफाइंड कर देता है, क्योंकि वहां पे एक सिंगल आदमी डिसीजन नहीं ले रहा है, वो यहाँ पे कंसल्टेशन के थ्रू डिसीजन लिया जाता है। हम बोले ना कि एनजीओ आ जाएगा, एनजीओ के बाद फिर बहुत बहुत सारा तुमको जो एक्सपर्ट कमेटी बनता है, कमेटी जो होता है वो पास करती है स्कीम को। ठीक है, एक्सपर्ट कमेटी होगा, फिर पार्लियामेंट में डिबेट होता है, लोकसभा में पास होगा, राज्यसभा में पास होगा, प्रेसिडेंट साइन करेंगे तब जाके कोई एक्ट या फिर बिल पास होता है। ऐसे नहीं आपको सोचते हो कि मुंह उठा के बिल पास हो गया, ऐसे ही हो गया, कोई एक्ट बन गया, कोई चीज होने लगा, ऐसे नहीं होता है। सारा चीज सिस्टम से काम होता है, और सिस्टम से काम होता है तो जरूरी नहीं है कि अगर राज्यसभा में लोकसभा में पास हो गया तो राज्यसभा में रिजेक्ट नहीं हो सकता। राज्यसभा में अगर रिजेक्ट हो गया तो वहीं का बिल धारा का धारा रह जाएगा। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि जो डिसीजन बनता है, डिसीजन लिया जाता है डेमोक्रेसी में, वो ज्यादा रिफाइंड डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, अब ये सुनो एग्जांपल देखो कि डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये तो ठीक है। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन, पहले ही बोल दी। कंसल्टेशन होता है, अलग अलग कमिटीज बनती हैं, अलग अलग लोगों को बुलाया जाता है, उस कमिटीज में रखा जाता है, वहां से कंसल्टेशन दिया जाता है। और बाद में क्या है, डिस्कशन होता है। डिसीजन कहाँ पे होगा, पार्लियामेंट में होगा, ओपन डिबेट होता है, बहुत सारा चीज होता है। डिस्कशन होगा, और डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व मेनी पीपल, discussion and meetings, and they are able to point out possible mistakes in the any decision। अब कोई डिसीजन हो रहा है उसमें पॉसिबल, अब 5 आदमी रहेगा तो कोई ना कोई तो निकाल ही देगा कि हाँ इसमें ये मिस्टेक है, इसमें ये मिस्टेक है, इसमें ये मिस्टेक, निकाल देगा। सिंपल सी चीज है, वही बोल रहे हैं एनसीईआरटी। इन एनी डिसीजन दिस वे दिस मे टेक टाइम, देखो पहले ही बोल रहा है कि दिस मे टेक टाइम, ये वाला था तुम्हारा डिमेरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। ठीक है, ये डिमेरिट था डेमोक्रेसी कि ये टाइम ले रहा है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। लेकिन जब टाइम लग रहा है तो जो तुम्हारा डिसीजन बन के आ रहा है वो बहुत रिफाइंड डिसीजन बन रहा है। ठीक है, हाउएवर द एडवांटेज ऑफ टेकिंग टाइम ओवर इंपॉर्टेंट डिसीजन इज दैट रिड्यूस द चांसेस ऑफ रैश और इररिस्पांसिबल डिसीजन। इररिस्पांसिबल डिसीजन का जो होता है चांस होता है वो डेमोक्रेटिक सेटअप में बहुत कम होता है। सिंपल सा चीज है, आपको समझना है कि कैसे अकाउंटेबिलिटी होता है, पहला चीज आप समझे। दूसरा चीज होता है कि क्वालिटी ऑफ जो डिसीजन मेकिंग होता है डेमोक्रेसी में वो सुपीरियर होता है एज कम्पेयर टू ऑटोक्रेटिक और जो नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उसमें। इतना क्लियर हो रहा है, अब आगे चलता है। अब देखो तीसरा जो है, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स मेथड टू डील विथ डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। सिंपल सा चीज है। अब देखो एक चीज बता रहे हैं, डेमोक्रेटिक सेटअप है, इसका मतलब सारा लोग स्वतंत्र है, कोई ना कोई कुछ बोलेगा। जब बोलेगा, अगर मान के चलो तुम्हारे सामने वाला और अलग आइडियोलॉजी का है, तुम अलग आइडियोलॉजी को, दोनों को के बीच में डिबेट हुआ, डिबेट होने के बाद माथा फोड़ावल हो गया, दोनों इसका कपार फोड़ दिया, उसका कपार फोड़ दिया। ठीक है, तो डिफरेंस तो है, लेकिन डेमोक्रेसी वो चांस देता है, आप जाओगे कोर्ट में जाओगे, फिर जाके मजिस्ट्रेट के पास जाओगे, या फिर कहीं भी जाओगे, ठीक है, एक फोरम है, थाना में जाके बैठोगे, अब बोलोगे कि नहीं नहीं ये डिफरेंसेस, बाद में क्या होता है, सॉर्ट आउट हो जाता है सारा चीज। आ रहा समझ में? तो ये डिफरेंसेस रहेगा। देखते हो, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जॉर्डियन है, तुमको हर एक तबका का लोग हमारे देश में मिलता है। ठीक है, लेकिन यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। लैंग्वेज के बेसिस पे डाइवर्सिटी है, कास्ट के बेसिस पे डाइवर्सिटी है, आपको चले जाओ तो रिलीजन के बेसिस पे डाइवर्सिटी है, कल्चर के बेसिस पे आपको डाइवर्सिटी है, फिर जाओगे तो आजकल उत्पात मचा हुआ है, लैंग्वेज के बेसिस पे बहुत सारा डाइवर्सिटी किया हुआ है। तुम जाओगे 1 से 2, मतलब मान के चलो 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर तुम चले जाओ तो वो थोड़ा सा डायलेक्ट चेंज हो जाता है तुम्हारा, बोलते हैं इतना ज्यादा डाइवर्सिटी है, फिर भी हम लोग एक जगह रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं? क्योंकि क्या है, डेमोक्रेसी फ्लेक्सिबल है, वो सबको अपनाता है। ये नहीं बोलता है कि हम सिंगल एक लॉ बना दिए वो सब पे अप्लीकेबल है, वो नहीं करता है। वो एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि हर एक तबके का लोग, हर एक क्वालिटी का लोग, हर एक जो आइडियोलॉजी का लोग एक जगह रह सकता है। आ रहा समझ में? तो ये बोल रहा है कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है पीपल के बीच में, उसको रिजॉल्व करने में एक बहुत बड़ा अहम भूमिका जो है डेमोक्रेटिक सेटअप वो ये करता है, मतलब बनाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? अब आगे चलता है।
इन एनी सोसाइटी पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस। कोई भी सोसाइटी उठा के देख लो, कैसा भी सोसाइटी हो, सभ्य सोसाइटी हो या असभ्य सोसाइटी हो, असभ्य सोसाइटी का तो बात ही हटा दो, लेकिन अगर सभ्य सोसाइटी भी है तो वहां पे डिफरेंस आएगा। तुम किसी चीज को दूसरे चीज को चाहते हो, कोई सामने वाला कोई दूसरे चीज को चाहता है, तो डिफरेंसेस आएंगे, डिफरेंसेस पैदा होंगे। कोई सिंगल आदमी, दो आदमी जो है एक जैसा नहीं होता, एक आइडियोलॉजी का नहीं होता है, एक तरह से सोचने वाला नहीं होता। तो जब एक ही घर में तुम सोचो कि एक घर में तुम हो, तुम्हारा दो भाई एक ही जैसा है, मान के चलो तुम दो भाई हो, दोनों का आइडियोलॉजी एक जैसा है, तुमको अगर कुछ अच्छा लगता है तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको जो चीज अच्छा लगता है वो तुमको अच्छा नहीं लगेगा। डिफरेंसेस है, सिंपल चीज है। तो तुम सोचो कि 140 करोड़ का जनसंख्या हम लोग का है, इसमें कितना डिफरेंसेस होगा। हर एक लोग अलग अलग सोच रहा है, अलग अलग आइडियोलॉजी लेके घूम रहा है। इसको बैलेंस कर पाना, आप सोचो नॉर्मल आदमी बैलेंस कर पाएगा, नॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन है, नॉर्मल मैकेनिज्म बैलेंस कर पाएगा, लेकिन डेमोक्रेसी जो है वो बैलेंस कर देता है इस चीज को। तभी इतना आजादी के बाद इतना दिन हो गया, हम मानते हैं कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, दंगा होता है, फसाद होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, मानते हैं हम, ये दिस इज अनडिनाइबल फैक्ट। बट बाद में फिर देखोगे स्टेबिलिटी भी रहता है हम लोग। जितना स्टेबिलिटी आप यहाँ देखोगे, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखोगे, वो स्टेबिलिटी आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगा। आप चले जाओ मिडिल ईस्ट में चले जाओ, साला रोज दिन बम मारते रहता है, आज उधर बम से उड़ा दिया, कल उधर बम से उड़ा दिया, कल ये कर दिया, कल वो कर दिया, मतलब कोई स्टेबिलिटी है ही नहीं। ऐसा नहीं है सारा मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है तुम्हारा, लेकिन फिर भी एक दूसरे को बम से उड़ाते रहता है, क्योंकि आइडियोलॉजी का डिफरेंस है। और वहां पे जो गवर्नमेंट बनी है वो स्ट्रिक्ट, मतलब स्ट्रिक्ट नहीं बोलते, वो फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट नहीं है, वो वहां पे डेमोक्रेसी है ही नहीं। वहां पे आप अपना बात जो है खुल के नहीं बोल सकते हो, जब खुल के नहीं बोलोगे तो खुन्नस निकलेगा, बम से उड़ा देगा सब, यही काम होता है। सिंपल सा चीज है, समझना है यही चीज, ठीक है। इन एनी सोसाइटी पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस ऑन ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट। ओपिनियन और इंटरेस्ट के बेसिस पे डिफरेंसेज होता है। दीज डिफरेंसेज आर पार्टिकुलरली मोर इन कंट्री लाइक आवर्स विथ अमेजिंग सोशल डाइवर्सिटी। पीपल बिलोंग टू डिफरेंट, देखो रीजन है डिफरेंट, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन एंड हैव डिफरेंट कास्ट। इतना सारा डिफरेंसेस है, फिर भी हम लोग कॉन्फ्लिक्ट जो भी होता है उसको हम लोग अच्छे से रिजॉल्व करते हैं। ये डेमोक्रेसी का ये सुंदरता, इसको बोल सकते हो, ठीक है। द प्रेफरेंस ऑफ वन ग्रुप कैन क्लैश विद दोज ऑफ अदर ग्रुप। हाउ डू वी रिजॉल्व सच अ कॉन्फ्लिक्ट? डेमोक्रेसी प्रोवाइड द ओनली पीसफुल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। इन अ डेमोक्रेसी नो वन इज परमानेंट विनर और लूजर। डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव विद वन अनदर पीसफुली। सिंपल सा चीज। देखो कितना सुंदर लाइन लिखा है एनसीईआरटी एकदम, ठीक है, समझाने के लिए लिखा है। अब तुमको समझ में आ गया कि डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है, लेकिन डेमोक्रेसी एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया है, ऐसा, मतलब बोलोगे क्या बोल सकते हो तुम डेमोक्रेसी को? डेमोक्रेसी एक ऐसा तुमको मैकेनिज्म बना है जिसमें हर एक आदमी को बोलने का मतलब अधिकार है। हर एक आदमी कुछ ना कुछ बोलेगा, हर एक आदमी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। जब हर एक आदमी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है फ्रीडम के साथ, तो आप बोल सकते हो कि हाँ, आपके अंदर जो होता है ना, ये नहीं लगेगा कि भाई हमको दबाया जा रहा है, कि हमको ये किया जा रहा है, हमको वो किया जा रहा है, ऐसा नहीं लगेगा। जब फीलिंग नहीं आएगा तो आप कॉन्फ्लिक्ट जो बढ़ते जाता है और दूसरे जगह ऑर्गेनाइजेशन में, यहाँ पे क्या है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का काम होता है। इतना क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। अब देखो, एक लगाया हुआ है एग्जाम्पल, हो गया यूनिटी इन डाइवर्सिटी। देख रहे हो ना, ऊपर से लेकर नीचे तक कितना ज्यादा डाइवर्सिटी है हमारे देश में, ठीक है। लैंग्वेज के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, बहुत सारा डाइवर्सिटी। फिर भी हम लोग एक जगह यूनाइटेड रह रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो होता है, आप क्रेडिट दोगे डेमोक्रेटिक सेटअप का हम लोग को ये दोगे, क्रेडिट दोगे। ये तो बगल में देखो, आजाद तो साथ में हुआ था, ये भी पाकिस्तान भी आजाद हुआ, साथ में आजाद हुआ था, लेकिन देख रहे हो ना क्या स्थिति है, भीख मंगा हो गया है सब, यही सब कारण से। अब बगल में वो है बांग्लादेश में, 1971 में आजाद हुआ था बांग्लादेश, लेकिन बर्दाश्त नहीं होता है उस सबसे, क्या ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है वो सब। ट्रू डेमोक्रेसी होगा तब जाके ना कोई काम होगा। अब जब डेमोक्रेटिक में तुम मिलिट्री को घुसा दोगे, कुछ और को घुसा दोगे, तुम्हारे अंदर कोई इंडिपेंडेंस नाम का कोई चीज है ही नहीं है, तुम किस बेसिस पे तुमको डेमोक्रेटिक सेटअप बोला जाएगा? देख रहे हो, डिस्टेबलाइज हो गया। 71 में आजाद हुआ बांग्लादेश सब। अब देखो साल अब क्या हो गया इस स्थिति सबका, पूरा एकदम बेड़ा गर्क है। इकोनॉमी पूरा डाउन हो गया है उस सबका। वहां पे देखोगे तो मतलब कोई सिस्टम ही नहीं चल रहा है, जिसको जो मन में आ रहा है वो कर रहा है, ठीक है। हम लोग बचे हुए इतना दिन से ना, यही कारण से।
फ्रीडम मिला हुआ है, डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक सेटअप है, सबको बोलने का अधिकार है। इसके कारण से हम लोग अभी तक बचे हुए हैं। नहीं तो फिर अगर हम लोग का भी रहता ना, अगर कोई फोर फादर हम लोग के जो आजादी करवाए और कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया रहता ऐसा रिजिड कि आपको चेंज नहीं करना है, या फिर आपको डेमोक्रेसी नहीं रहता, मिलिट्री को घुसा दिया जाता, तो हम लोग के साथ भी यही होता। या तो विभाजन होता, या फिर क्या होता है कि मिलिट्री जो है इस पूरा मैकेनिज्म को चलाती रहती है। ठीक है, लेकिन कोई ये सब सारा चीज नहीं हो रहा। 75 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन फिर भी हम लोग का एकदम स्विफ्टली चल रहा है। सोचो अमेरिका के देखो 1775 1771 में वो सब अपना शुरू किया बनाना, और अभी तक जो है वो डेमोक्रेटिक सेटअप पे बरकरार है। क्यों? क्योंकि देखो फ्लेक्सिबिलिटी जहां रहेगा ना, तो वहां पे ये होता है ना, ईगो क्लैश नहीं होता। लेकिन जहां रिजिडिटी आ गया वहां पे ईगो क्लैश होता है। ईगो क्लैश होगा तो डिस्टेबलाइज होगा, सारा चीज डिस्टेबलाइज हो जाएगा। सिंपल सी है। चलो आगे चलते हैं। ये देखो, डेमोक्रेसी इनहैंस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन। देखो डिग्निटी बढ़ा दे। डिग्निटी मतलब क्या होता है? आत्मसम्मान जो होता है। ठीक है, तुम्हारा आत्मसम्मान बढ़ाने का काम करता है डेमोक्रेसी। ठीक है, और तुम सोचते हो, एक चीज सोचो, वोट देने जा रहे हो, तो कोई मान लो BMW से उतरा वोट दिया, और तुम कोई मान लो साइकिल से जा रहा है वोट दिया, उसका भी वोट एक ही गिना जाएगा। ये नहीं कि उसका 50 वो आया BMW 50 लाख का गाड़ी से तो 50 को वोट गिन लिया जाएगा। और तुम्हारा भी जो वोट का वैल्यू होगा वो एक ही होगा। तुम भी जनप्रतिनिधि चुनने का काम कर रहे हो, वो भी जनप्रतिनिधि चुनने का काम कर रहा है। सोच रहे हो कितना बड़ा चीज है, डिग्निटी प्रोवाइड करता है। पर बहुत सारा तुम सऊदी अरेबिया में देखोगे तो सऊदी अरेबिया में जो वुमेन को इलेक्शन वोटिंग राइट होता है 2015 के बाद मिला। हमारे जो महिलाएं हैं उनको शुरू से मिला होगा, मतलब वो भी भागीदार हैं। हमारे जो भी डिसीजन लिया जा रहा है, जो भी सरकार चुनी जा रही है, वो भी आधे की भागीदार। ठीक है, आधे की वो भी भागीदार है। सोचो कि बहुत सारा कंट्री ऐसा है जहां पे दबाया जाता है वुमेन, लेकिन हमारे यहाँ देखो डिग्निटी प्रोवाइड किया गया है, सबको आत्मसम्मान प्रोवाइड किया गया आपको, कि आप अपना डिसीजन ले सकते हो, आप अपना प्रतिनिधि को चुन सकते हो, अपने हिसाब से चुन सकते हो। देखते हो ना, गांव में चले जाओ, गांव में लोग मुखिया चुनते हैं, अपने बेसिस पे आप मुखिया चुनते हो, जिससे आपका फ्रीक्वेंसी मैच हुआ उसको आप मुखिया बना दीजिए, होता है ना, वो आपके लिए काम करता है। तो ये होता है, आपको डिग्निटी प्रोवाइड करता है डेमोक्रेसी, चुनने का अधिकार। यही सबसे बड़ा डिग्निटी का चीज है, सबसे बड़ा आत्मसम्मान का चीज है। कोई यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, सब बराबर है। अरे सुन, चलिए आगे चलते हैं। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। ठीक है, इट रिकॉग्नाइज दैट द पुअरेस्ट एंड द लीस्ट एजुकेटेड हैव द सेम स्टेटस एज द रिच एंड द एजुकेटेड। सिंपल सा चीज है कि कोई पुअर है, अनएडुकेटेड है, उसके पास भी उतना ही राइट है, उसके पास भी उतना ही अधिकार है जितना एक बढ़िया पैसे वाला और एजुकेटेड आदमी के पास। यही देखो डिग्निटी यही प्रोवाइड करता है। तुम सोचो, एग्जाम्पल देखो, हमारी जो अभी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, वो क्या है? एक ट्राइबल वुमेन। सोचो कि ट्राइबल वुमेन से वो एक प्रेसिडेंट बनी, तो कितना बड़ा मतलब डेमोक्रेसी का तुम खूबसूरती देखो कि कोई भी आदमी कुछ बन सकता है, कोई पोजीशन होल्ड कर सकता है इस कंट्री में। ठीक है, या फिर अलग डेमोक्रेटिक सेटअप में तुम देख लो कि नॉर्मल से नॉर्मल आदमी जो होता है वो हाईएस्ट पोजीशन को होल्ड करता है, हाईएस्ट पोजीशन पे जाकर डिसीजन मेकिंग का काम करता है। ये खूबसूरती है डेमोक्रेसी का। आ रहा समझ में? चलिए आगे चलते हैं। Democracy is better than other form of government because it allows us to correct our own mistakes. देखो, गलती जो है सबसे होता है, गलती ऑर्गेनाइजेशन से भी होता है, इंस्टीट्यूशन से भी होता है, हर एक चीज से गलती होता है। हम पहले स्टार्ट जब किए थे तो क्या बताया था कि अगर गलती हुआ उसको आप एक्सेप्ट किए, उसको सुधार किए, वो तो बढ़िया है। लेकिन अब गलती हुआ है लेकिन आप मान ही नहीं रहे हो कि वो गलती है। This is not good for an individual, a society or an organization. सिंपल सा चीज है, किसी के लिए सही नहीं है। अगर आप गलती किए हो तो आप स्वीकार करो कि हम गलती किए हैं, और जब गलती हो गया है तो आपके पास उतना कैपेसिटी होना चाहिए कि हम उस गलती को सुधार सकें। ठीक है, डेमोक्रेसी यही है। डेमोक्रेसी से मानते हैं, ठीक है, बहुत सारा तुम देखते होगे कि संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारा अमेंडमेंट होता है। अमेंडमेंट में तो क्या होता है? चेंजेस लाया जाता है। क्यों चेंजेस लाया जाता है? कि हम जानते हैं कि भाई सोसाइटी चेंज हो रहा है, हमारा समाज चेंज हो रहा है, सारा चीज, तो बदलाव होगा। अब बदलाव हो गया तो हो सकता है जो पहले हम डिसीजन लिए होंगे वो आज के समाज के लिए या फिर आज की सोसाइटी के लिए मतलब रिलेवेंट नहीं है, वो सही नहीं है, तो उसको सुधार किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, वो मिस्टेक जो हम लोग पहले कर चुके हैं उसको हम लोग अपनाने के बाद क्या करते हैं? उसको सुधार करते हैं। सिंपल सा चीज है, यही खूबसूरती है डेमोक्रेसी
कि डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट आवर ओन मिस्टेक। जो हम मिस्टेक कर चुके हैं उसको सुधारने का जो होता है वो मौका देता है डेमोक्रेसी। अब दूसरा एग्जांपल तुम देखो, मान के चलो कि तुमको एक सरकार चुने अपने स्टेट में, वो सरकार जो है वो पूरा करप्ट निकली, पूरा खराब निकली, कोई मन पूरा तुम्हारा माथा खराब हो गया उस सरकार से, तुम्हारा दिमाग घुमा दिया, ना एजुकेशन पे काम किया, ना हेल्थ पे काम किया, ना कुछ पे काम किया है। अब 5 साल के बाद तुम्हारे पास वो अधिकार है कि तुम उस सरकार को उठा के फेंक सकते हो, तुम चेंज कर सकते हो। यही डेमोक्रेसी खूबसूरती है। ये नहीं है कि सरकार बन गया तो बन गया, आप चेंज नहीं कर सकते हो। आ रहा समझ में? तुम्हारे पास वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि चलो ठीक है, हम गलती किए पिछले बार, हम इस सरकार को चुन के गलती किया, वो उसको हम भगा देंगे, उसको हटा देंगे। तो ये होता है, देखते हो, मतलब पहले कभी कभी तुम देखो, एग्जाम्पल देखो बहुत सारा चीज का। अब से तुम दिल्ली का देखो, दिल्ली में पिछले बार जो होता है आम आदमी पार्टी का फुल मेजोरिटी में ये हुआ था तुम्हारा, मतलब फुल मेजोरिटी में गवर्नमेंट बनी थी। इस बार जो है वो क्या होता है कि उसको ऑपोजिशन पार्टी में भी लायक नहीं, मतलब 10% भी सीट लेके नहीं आ पाई है, ऐसा स्थिति हो गया। ठीक है, वही दूसरी जगह चले जाओ तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी जहां पे काम नहीं किए उसको भगाया गया है, पीपल के द्वारा भगाया गया है। आप कब तक मूर्ख बना के रखोगे? सिंपल सा चीज तो यही है कि आप ठीक है गलती की कर लिया, मानते हैं हम, लेकिन गलती के सुधार करने का यहाँ पे जो होता है मौका आपको मिलता है डेमोक्रेसी। Even if no government can guarantee that no mistakes will be made in democracy, one can be sure that it will not be hidden for too long. ठीक है, आप बहुत चीज को छुपा के नहीं रख सकते कोई गलती को। ठीक है, it make space for public discussion on these mistakes. There are also room for correction. Rules have been changed in their decision or they could themselves be changed. देखो, या तो रूल आप चेंज कीजिए या आप खुद चेंज हो जाइए। सिंपल, कितना अच्छा लाइन लिखा है कि सरकार या तो रूल चेंज करे या खुद चेंज हो जाए। समझ रहे? ये खूबसूरती है डेमोक्रेसी का कि सरकार या तो मान के चलो कि कोई पब्लिक के लिए रूल लाई या रेगुलेशन लाई, वो सही नहीं है, या तो रूल चेंज कर ले या फिर सरकार चेंज हो जाए। सिंपल होती है। कितना शानदार लिखा है लाइन को। अब आगे चलते हैं। अब देखो ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी देखो समय से सुनते आ रहे हो, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी चूज करने का ये मिल रहा है, मतलब बहुत चीज सुने थे। और ब्रॉडर मीनिंग सोचो कि डेमोक्रेसी का क्या होता है। बार बार तुमको बता रहे हैं कि तुम सिर्फ जाके चूज कर ले और अपने सरकार को, वो डेमोक्रेसी नहीं है। उस पर हम बार बार ऑब्जेक्टिव उठाए, बार बार उस पर हम आपत्ति उठाएं कि नहीं भाई ये सही नहीं है। सिर्फ चूज करने का अधिकार डेमोक्रेसी को नहीं बनाता है। आपके पास ये फीचर होना चाहिए, जैसे कि पॉलिटिकल, जैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो हो गया, मानते हैं हम। अगला देखिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए इस कंट्री में। कोई भी कंट्री में अगर रूल नहीं है, लॉ नहीं है, संविधान नहीं है, तो उसको डेमोक्रेटिक सेटअप आप कैसे, किस हिसाब से आप बोल पाओगे? ये समझ में आ रहा है? प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, आपको मौलिक अधिकार मिला हुआ है, फंडामेंटल राइट मिला हुआ है। जैसे देखो आजकल देखते होगे सब टिकटॉकर सब है या फिर बहुत सारा इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर सब है, जो मन में आता है बोल देता है। दूसरे कंट्री में बोल के दिखा दो, या तो सरकार के बारे में या कुछ के बारे में नहीं बोल सकते हो, क्योंकि आपको फ्री फंडामेंटल राइट मिला है। राइट आप जब आगे पढ़ोगे ना तो बहुत सारा फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया गया। ये कॉन्स्टिट्यूशन में तुमको बहुत सारा फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया गया पार्ट 3 में। ठीक है, तो उसमें आता है आर्टिकल 19। ठीक है, आर्टिकल 19 में तुमको है कि तुमको जो मतलब तुमको बोलने का अधिकार तुमको दिया गया। ये नहीं है कुछ भी बोल दो, लेकिन हाँ तुमको बोलने का अधिकार वहां पे प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो ये तुमको है कि क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट हो गया एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल सिटीजन। कोई भी सिटीजन हो, जैसे हम कैसे बताएं कि हमारी जो प्रेसिडेंट है वो ट्राइबल वुमेन, वहां से वो निकल के प्रेसिडेंट बनी, मतलब हर एक इंडिविजुअल के पास सेम अपॉर्चुनिटी है कि वो निकल के सेम लेवल पे पहुंच सकता है जहां पे एक नॉर्मल बंदा या फिर एक नॉर्मल इंसान पहुंच सकता है। ये समझ में आ रहा है? अपॉर्चुनिटी सेम मिला हुआ है इन सोसाइटी, इकोनॉमिक एंड कल्चरल डायमेंशन। हर एक डायमेंशन में जो डायमेंशन आप सोच सकते हो वहां पे आपको इक्वालिटी, वहां पे अपॉर्चुनिटी एज वेल एज इक्वालिटी दोनों प्रोवाइड किया गया डेमोक्रेसी। कितना समझ में आ गया? अब देखो, इन मॉडर्न डेमोक्रेसी ऑल द पीपल डू नॉट रूल, a majority is allowed to be take decision on the behalf of all people for elected representatives। देखो मॉडर्न डेमोक्रेसी में होता क्या है कि तुम देखते हो, जैसे इंडिया का एग्जांपल लो, 140 करोड़ के आसपास ये होता है, मतलब जनसंख्या है 140 करोड़ में। तुम वोटर टर्न अराउंड देखोगे लोकसभा इलेक्शन का लगभग 35 से 40 करोड़ के आसपास होता है, लोग वोट देता है। अब 35 से 40 करोड़ भी हम ज्यादा ही बोल रहे हैं, वो लगभग 60% वोटर टर्न अराउंड होता है जो 21 साल से ऊपर है।
हाँ मान के चलो 35 से 40 करोड़, तुम मान के चलो उतना कैलकुलेशन से आ जाएगा, ठीक है। तुम सोचो कि 35 से 40 करोड़ जो लोग हैं वो 140 करोड़ का फेट डिसाइड कर रहा है, ठीक है। ये डेमोक्रेसी होता है। कहीं भी डेमोक्रेसी में जाओ 100% वोटर टर्नआउट और अराउंड नहीं होता है, या फिर हर एक लोग वोट नहीं देता है। तो जो होता है ना, जिसको बोलते हैं कि मिनिमम एज आपको, जिसे हम लोग क्या है 21 साल है, 21 साल के बाद मतलब सॉरी 18 साल के बाद आप वोटिंग जो होता है वो आप दे सकते हो, वोट दे सकते हो आप, ठीक है। तो आप क्या है कि जाके डिसीजन ले रहे हो, अपने लिए ले रहे हो, अपने पूरे समाज के लिए ले रहे हो, अपने मतलब जो छोटे जो बच्चा है उसके लिए ले रहे हो, या फिर बूढ़े के लिए ले रहे हो। हर एक के लिए तुम आप जो होता है भागीदारी अपना दे रहे हो वहां पर। तो ये डेमोक्रेसी में होता है। ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का कुछ हम एग्जाम्पल पढ़े कि क्या क्या मॉडर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होता है। अब आगे चलते हैं, ये शायद हमारा लास्ट नहीं, चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। अब देखो चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी में वही था जो बार बार एनसीईआरटी रिपीट कर रहा है, जो हम लोग डिमेरिट पढ़े थे डेमोक्रेसी का, वही चैलेंजेस है डेमोक्रेसी में, ठीक है। कि मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स सच ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इज इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक कलेक्टिव डिसीजन। ये सब ब्ला 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 जो तुमको दिया है वही एनसीईआरटी इसमें प्रोवाइड किया है कि देखो अब एक चीज बताओ कि 5 आदमी कोई घर में है तो 5 आदमी बैठ के डिसीजन ले सकता है, कोई चीज के बारे में सोच सकता है, समझ सकता है। 140 करोड़ कौन से तुम ग्राउंड में बैठा दोगे कि सब बोलेंगे कि हाँ हम डिसीजन में तुम काम कर रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं? नहीं हो सकता है, मॉडर्न डेमोक्रेसी में संभव ही नहीं है। 1 करोड़ के छोड़ो ना, 1 लाख का तुम आदमी को कहीं ला ही नहीं सकते। 1 लाख आदमी को बोलोगे कि हाँ चलिए मेरे बारे में आप डिसाइड कीजिए या कोई डिसीजन लीजिए, कोई लॉ बनाइए, हो ही नहीं सकता। एक जगह आप ला ही नहीं सकते किसी से। इसलिए क्या है कि जनप्रतिनिधि चुना जाता है। हर एक आदमी अपना जनप्रतिनिधि चुनेगा। वो जनप्रतिनिधि जो होता है, जो एमएलए हो गया, फिर एमपी हो गया, या फिर कोई पॉलिटिकल लीडर हो गया, वो आपके बारे में कोई डिसीजन लेता है। आगे समझो, ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का कुछ डिमेरिट है कि आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, आपका इनडायरेक्ट जो भी काम हो रहा है इंडायरेक्ट हो रहा है, डायरेक्ट नहीं हो रहा। ये पहला चीज। दूसरा चीज हो गया, इवन दे कुड दे डू नॉट हैव दैट टाइम द डिजायर और द स्किल टू टेक पार्ट ऑल द डिसीजन। तो देखो सिंपल सा चीज है, कोई भी बोल रहा है कि हर एक आदमी में वो स्किल नहीं है, वो माइंडसेट नहीं है कि वो सब के लिए डिसीजन ले सके। क्योंकि बहुत देखो हमारा कंट्री जो है बहुत वास्ट कंट्री है, बहुत बड़ा कंट्री है। एक सिंगल आदमी या फिर कोई एक आदमी हर एक तबके के बारे में नहीं सोच सकता, ठीक है। तो वही बोल रहा है बार बार कि तुमको पहला तो है कि हर एक आदमी को आप इन्वॉल्व नहीं कर सकते, आप इनडायरेक्टली इन आदमी को लाते हैं डिसीजन मेकिंग में। दूसरा चीज है कि अगर मान के चलिए ठीक है एक जगह ला भी दे रहे हैं, तो क्या होता है कि एक आदमी के पास या फिर एक तबके के पास पूरा जो सोसाइटी में हर एक आदमी है उसके बारे में डिटेल नॉलेज नहीं है कि उसको क्या चाहिए, उसको क्या नहीं चाहिए, फलाना है ढिमकाना है, ये सब चीज उसको पता नहीं होता, ठीक है। तो ये वाला डिमेरिट था। बाकी हम लोग जो 6 डिमेरिट पॉइंट डेमोक्रेसी का वो है ही, ये बाकी 2 और डिमेरिट आ गया है। लेकिन ये वाला जो है ना, ये थोड़ा जनरल बोलते हैं इसको, ये स्पेसिफिक में नहीं जाता डेमोक्रेसी, ठीक है। तो इसलिए कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे ना वो आपको डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, जो मैंने स्टार्टिंग में 6 पॉइंट बताया था वही लिखना है, ठीक है। ये वाला जो चीज है ये थोड़ा जेनरिक पॉइंट हो जाता है, ये मजेदार पॉइंट है ही नहीं, ठीक है। अब वैसे एनसीईआरटी में है तो इसमें पढ़ा दिए कि भाई मान के चलो कि कभी कंफ्यूजन हो गया कोई लाइन में कि समझ में नहीं आ रहा लाइन, इसलिए हम पढ़ा दिए। चलो ठीक है आगे चलते हैं। अभी देखो लास्ट में है आइडियल डेमोक्रेसी। क्या बोलते हैं आइडियल? देखो एक चीज दिमाग में रखना है कि आइडियल कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करता, सिंपल सा चीज। आइडियल मैन एग्जिस्ट नहीं करता, आइडियल वुमेन एग्जिस्ट नहीं करता, वैसे ही आइडियल डेमोक्रेसी भी एग्जिस्ट नहीं करता। सिर्फ एक बनाया गया है कि हाँ हम आइडियल इसको मानते हैं, ठीक है। आइडियल जैसा कोई चीज नहीं होता। अब देखो ट्रू डेमोक्रेसी विल कम, अब इसमें फ्रेज दिया है, बहुत बढ़िया एक फ्रेज दिया है कि ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड। ऐसा हो सकता है 140 करोड़ हम लोग का जनसंख्या, या फिर कोई भी कंट्री में चले जाओ जिसका जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तुम सोच रहे हो कि इसमें बोल रहा है कि कोई भी आदमी हंग्री टू बेड, मतलब नहीं होता है कि हंग्री होके बेड पे ना जाए। तुम बाहर निकलोगे ना, तुम बहुत सारी चीज देख लोगे, ऐसा कंडीशन लोगों का देख लोगे कि जिनको 2-3 दिन से खाना नहीं मिला या फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ है उनके साथ, ठीक है। जैसे मान लो फ्लड का सिचुएशन आ गया, फ्लड का सिचुएशन आ गया, 2 दिन तक खाने नहीं मिल पाया उनको, राशन सब बह गया है, जो तुमको गाय थी भैंस थी सब बह गई, और वो कहाँ से खाना लाएगा? सिंपल सा चीज है। तो क्या 2 दिन के लिए खाना नहीं मिले इसका मतलब थोड़ी है कि डेमोक्रेसी नहीं होगा? डेमोक्रेसी है, लेकिन ये आइडियल डेमोक्रेसी मतलब क्या बोलते हैं, मतलब परफेक्ट डेमोक्रेसी, पूरा कोई चीज नहीं हो रहा है, कोई मतलब जैसा हम बोले मतलब नहीं होता है कि जैसा एक डिफिनीशन दिया गया उसी डिफिनीशन पे वो उतर रहा है तो वो ट्रू डेमोक्रेसी है, ठीक है। ये आइडियल डेमोक्रेसी देखो एग्जिस्ट करता नहीं है। तुम इंडिया का भी उठाओगे, एक चीज बताओ, इंडिया में मैल प्रैक्टिस नहीं होता है, जब इलेक्शन होता है तो मैल प्रैक्टिस नहीं होता है, पैसा नहीं बढ़ता है, सब चीज होता है, सबको पता है, ठीक है।
वहां पे है सुपरविजन करने के लिए, है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सारा चीज सुपरविजन होता है। ज्यादा दाएं बाएं कीजिएगा तो या तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, या फिर आपको क्या किया जाएगा कि आपका जो पार्टी का रिकॉग्निशन है वो कैंसिल कर देगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्योंकि इलेक्शन कमीशन क्या करती है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो स्वतंत्र बॉडी है, वो सारा सुपरवाइज करती है कि कैसे इलेक्शन लिया जा रहा है, कैसे नहीं लिया जा रहा है। तब पर भी मान के चलो, होता नहीं है, गांव देहात में गया सब दे दिया, दो चार को नहीं होता है, दूसरे को दे दिया सब, तो उसमें क्या प्रैक्टिस होता है, मैल प्रैक्टिस होता है। तुम नहीं मान सकते हो कि हाँ 90% नहीं होता है, 95% नहीं होता है, 5% या 1-2% तो पक्का होता है, मतलब यही होता है। तो इसमें बोल आइडियल मतलब क्या 100%, 100% कोई चीज होता ही नहीं है आइडियल। वही बोल रहा है इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल डिसीजन मेकिंग। फॉर दिस यू डू नॉट नीड just an equal right to vote. Every citizen needs to have equal information, basic education, equal resources, and lot of commitment. If we take these ideals seriously, then no country in the world is a democracy. लास्ट में लिख दिया है ना, लास्ट में देखो एनसीईआरटी खुद स्वीकार कर लिया कि अगर इस सारा चीज को हम कंसीडर कर लेंगे तो कोई कंट्री बचेगा ही नहीं जो कि डेमोक्रेटिक सेटअप में है। ठीक है, इतना ज्यादा तुम मान के चलो, लगा दो कि नहीं ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, सब होना ही चाहिए, कंपलसरी है, तो भाई कोई बचेगा ही नहीं, कोई डेमोक्रेसी नहीं है। वही लास्ट में देखो एनसीईआरटी बहुत बढ़िया लिखा है कि इफ वी टेक दीज आइडियाज सीरियसली, अगर सीरियसली इस आइडियाज को हम ले लिए हैं, देन नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज अ डेमोक्रेसी। कोई कंट्री डेमोक्रेसी है ही नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये तो आपका था, लास्ट था ये स्लाइड, और होपफुली आपको ये सारा चीज समझ में आ गया है। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन है, वो आप उसमें जाके पूछ सकते हो। और जो भी हम लेक्चर पढ़ाएं, सिर्फ लेक्चर पढ़ लीजिए, सारा चीज देख लीजिए, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सारा चीज जो एनसीईआरटी बार बार आप उठा के देख लेना ना। आपको सबसे बड़ा चीज है कि आप एनसीईआरटी उठाओ, जो पढ़ लिए हो अभी जाके देखो, क्वेश्चन आंसर देखो, और सारा आपसे बनेगा। कोई चीज आप जितना ना क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट सारा चीज कर दिया गया है। ठीक है, और चलिए ठीक है, मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, और सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए जल्दी से जल्दी, और थैंक यू वेरी मच।